यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने स्टार्ट किया था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर जो चैप्टर है उसमें 3 पोर्शन में मैंने बोला प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट पोर्शन था थ्योरीज एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इसमें भी जो 6 थ्योरी है, 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है, और 3 थ्योरी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चौथा थ्योरी जो एमएम मॉडल था, वहां पे हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे। एमएम मॉडल में जो आर्बिट्रेज प्रोसेस है उसके दोनों अप्रोच मैंने आपको कराए थे एक क्वेश्चन में। आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं एमएम मॉडल से, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एमएम मॉडल भी क्या कहता है, तो एमएम मॉडल भी कहता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो क्या कहता है एमएम मॉडल, बताओ फटाफट से। एमएम मॉडल कहता है कि डेट का एज सच कैपिटल स्ट्रक्चर पे, डेट का एज सच वैल्यू ऑफ फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमएम मॉडल ने बिहेवियर जस्टिफिकेशन दिया इस चीज को, और आर्बिट्रेज प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन किया। आर्बिट्रेज प्रोसेस 2 अप्रोच से एक्सप्लेन हो सकते हैं, याद रखना। एक अप्रोच तो था अगर इन्वेस्टमेंट सेम हो तो एक्स्ट्रा रिटर्न होना चाहिए, जिसमें मैंने बोला था सेम रिस्क सेम इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा रिटर्न, करेक्ट। और दूसरा अप्रोच मैंने बताया था कि अगर सेम ही रिटर्न कमाना हो तो कम इन्वेस्टमेंट में कमाए, है ना। देयर शुड बी रिलीज ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट रिलीज होनी चाहिए। सेम रिस्क सेम रिटर्न विथ लोअर इन्वेस्टमेंट। आर्बिट्रेज से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आर्बिट्रेज करने के लिए आर्बिट्रेज प्रोसेस किया कैसे जाता है, तो ये किया जाता है सेल शेयर ऑफ हाई वैल्यू कंपनी, जो हाई वैल्यू कंपनी होगा ना उसके शेयर बेचेंगे और लो वैल्यू कंपनी के खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिक आर्बिट्रेज हो जाएगा, ठीक। एंड बाई शेयर्स ऑफ लो वैल्यू कंपनी। ध्यान से देखो कल के एग्जाम्पल में, यहां देखो एक एम लिमिटेड था, एक एन लिमिटेड था, दोनों की ये क्या है, हाई वैल्यू कंपनी है एम लिमिटेड में। और मैंने एग्जाम्पल भी क्या लिया था कि मिस्टर एक्स का 10% होल्डिंग है एम लिमिटेड में, ठीक। तो मिस्टर एक्स एम लिमिटेड में शेयर सेल करेगा और एल लिमिटेड में शेयर बाई करेगा, ठीक। हाई वैल्यू कंपनी का शेयर सेल करेंगे, लो वैल्यू कंपनी में शेयर बाई करेंगे। और इसको दिखाने का तरीका क्या, तो 2 अप्रोच। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं इसको, कोई नहीं अभी स्पेस है, आ जाओ जरा। कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग अवेलेबल डेटा इन रेस्पेक्ट ऑफ टू कंपनी हैविंग सेम बिजनेस रिस्क, मतलब सेम ही बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस रिस्क सेम है, ठीक। बस फाइनेंशियल रिस्क अलग है, यानी कि कैपिटल सॉरी स्ट्रक्चर अलग है। कैपिटल इंप्लॉयड दोनों में 2 लाख है, दोनों का कैपिटल देखो। लीबर्ड वाले का 1 लाख डेट, 1 लाख इक्विटी, 2 लाख, इसका भी 2 लाख है। ईबीआईटी दोनों के लिए 30% है, और के दे रखा है कितना, 12.5%। इन्वेस्टर इज होल्डिंग 50% शेयर इन लीबर्ड कंपनी, ठीक है। कैलकुलेट इंक्रीज इन एनुअल अर्निंग, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट कर दे दूसरी कंपनी में, अनलिबर्ड कंपनी में, तो कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करेगा, ये पूछ रहा है। इफ ही स्विच हिज होल्डिंग फ्रॉम लीबर्ड टू अनलिबर्ड कंपनी। ये कौन सा अप्रोच कह रहा है, सेम रिस्क सेम इन्वेस्टमेंट हायर रिटर्न, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न कमाएगा,
ठीक है, आओ जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे लीवर्ड कंपनी है, अनलीवर्ड, करेक्ट। ईबीआईटी 30,000, इसका भी 30,000। चलो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट अगर घटा देंगे, जो कि है 1 लाख डेट 10%, 10,000, तो 20,000 नेट इनकम बचेगा। इसी को पीबीटी बोलते हैं, यही वो अर्निंग है जो इक्विटी के लिए है। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो 20,000 डिवाइड बाय के, जो कि 20,000, और के कितना है देखिए ध्यान से, 12.5%, करेक्ट। कितना आएगा, 1,60,000। सिमिलरली अगर अनलीवर्ड की वैल्यू निकालना हो, 30,000, करेक्ट, डिवाइड बाय 12.5%, 2,40,000 आएगा। ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है। इसमें वैल्यू ऑफ डेट अगर जोड़ देंगे, जो कि इसमें तो 1 लाख है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक, मिस्टर एक्स के पास किसका शेयर है, लीवर्ड कंपनी का। ठीक, इसको सेल करेगा और इसमें इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, मैंने आपको वैसे भी बताया था कि कैसे, अगर आपको आर्बिट्रेज करना हो तो सेल द शेयर ऑफ हाई वैल्यू कंपनी एंड बाय द शेयर ऑफ लो वैल्यू कंपनी। ठीक, अब आते हैं फॉर लीवर्ड कंपनी, देखना जरा, सेल प्रोसीड कितना आएगा, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर, शेयर बेच के कितना आएगा मिस्टर, क्या है मिस्टर ए है कि एक्स है, जो भी है इन्वेस्टर। 1,60,000 का इक्विटी वैल्यूएशन है, 15% इसके पास शेयर है। बताओ, 24,000, इसके पास 24,000 पैसा आ गया। लेकिन इस कंपनी में इक्विटी के साथ साथ डेट भी था। सेम ही रिस्क को मेंटेन रखने के लिए इसको क्या लेना पड़ेगा, डेट। इस रेशियो में इक्विटी अगर 160 है तो डेट 1 लाख होना चाहिए। तो इक्विटी दे रखा है तो डेट बताइए। अगर 24,000 1,60,000 के बराबर है तो 1 लाख के बराबर कितना, 15,000 आ रहा है डेट, 39,000 टोटल फंड आ गया। बताओ, अपने पास इतना था, लोन लेके आ गए 15,000 का, इतना पैसा बचा। लोन क्यों ले आए, टू मेंटेन सेम डेट इक्विटी रेशियो, फाइनेंशियल रिस्क को सेम रखने के लिए, करेक्ट। अब बताइए प्रेजेंट अर्निंग कितना है, अभी कितना कमा रहा है वो इंसान, 15% शेयर है, और इक्विटी वालों की कमाई कितनी है, 20,000। 20,000 अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, 15% इसका शेयर है, 3,000 कमाता होगा। नाउ बी नंबर, बाई शेयर इन अनलीवर्ड कंपनी। इतने का अगर शेयर खरीदे तो कितना आएगा, परसेंटेज होल्डिंग 39,000, और टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी है,
2,40,000। कितना परसेंट कंपनी का शेयर अपने पास आ जाएगा? 16.25%। ठीक, तो कंपनी जो कमाएगी अनलिबर्ड में, उस कमाई का अपना 16.25% अपने हिस्से में आएगा। ठीक, अर्निंग फ्रॉम अनलिबर्ड 30,000 कमाती है, उसका 16.25% हमारे हिस्से में आएगा। हमने खरीद लिया ना इतना शेयर, लेकिन हमने तो लोन भी ले रखा है, तो लोन पे ब्याज भी तो भरेंगे, तो इंटरेस्ट घटा दो। कितना लोन लिया है? 15,000, और लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है बताइए? 10%। मान रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग लोन का इंटरेस्ट रेट है, इतने ही इंटरेस्ट रेट पे हमने लोन लिया है। नेट रिटर्न बताओ, इस कंपनी में नेट में हमने इतना कमाया, पुरानी कंपनी में हम इतना कमाते थे, एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमाया? 375। देयरफॉर एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमाया हमने? बाय स्विचिंग फ्रॉम अनलिबर्ड लिबर्ड टू अनलिबर्ड। जो भी हाई वैल्यू कंपनी होगी ना, उसका शेयर सेल करेंगे, लो वैल्यू में बाई करेंगे, तब जाके आर्बिट्रेज प्रोसेस कंप्लीट होगा। $375 करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं जिसमें अनलिबर्ड से लिबर्ड में जा रहा हो, ऐसा वेराइटी भी आपको करा दिया जाए। क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, ईबीआईटी इतना है, ये अनलिबर्ड, ये लिबर्ड है, ये अनलिबर्ड है। ठीक, इसका के 20%, अब के सेम नहीं है, ध्यान देना, और इसका के कितना है? 12.5%। जरा वैल्यूएशन कर ले पहले। और क्या कह रहा है? इन्वेस्टर का 15% शेयर है अनलिबर्ड में, यानी कि इसमें है, अब इसमें का जाएगा। ठीक, अब लिबर्ड में जाएगा, अनलिबर्ड से शेयर बेच के लिबर्ड वाले में इन्वेस्ट करेगा, तब एनुअल कितना अर्निंग में इंक्रीज होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले निकालो वैल्यू ऑफ फर्म। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। यहाँ पे लिबर्ड कंपनी जिसमें डेट है यहाँ पे अनलिबर्ड कंपनी, करेक्ट। ईबीआईटी दोनों के लिए सेम है, 30,000। एक बात बताओ, अगर इंटरेस्ट घटाएं हम, जो कि कितना है इस 10%, 10,000, तो नेट इनकम कितना बचेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी बताइए कैसे निकलता है? पैट या पीबीटी, जिसको नेट इनकम भी बोलते हैं, डिवाइड बाई के। कितना आएगा इस केस में? 20,000 डिवाइड बाई 20%, 1 लाख। सेकेंड केस में बताइए 30,000 डिवाइड बाई, पॉइंट में लिख लो या परसेंटेज में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज में ही डाल दिया मैंने। कितना आएगा? 2,40,000 आना चाहिए। ये तो वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इसमें डेट की वैल्यू जोड़ दो। तो क्या आता है वैल्यू ऑफ फर्म? ये 2 लाख आया 2,40,000 आया।
इसमें हाई वैल्यू कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा है, अनलिबर्ड का। तभी देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम किया है, अनलिबर्ड का बेच रहा है शेयर और लिबर्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने बताया आर्बिट्रेज तभी हो सकता है जब हाई वैल्यू कंपनी के शेयर बेचा जाए और लो वैल्यू कंपनी के शेयर खरीदा जाए। ठीक, मिस्टर इन्वेस्टर हैज 15% शेयर इन अनलिबर्ड कंपनी, करेक्ट। यही है कहानी जो दे रखा है। सबसे पहले सेल करके देखते हैं कितना पैसा आया। सेल ऑफ शेयर ऑफ अनलिबर्ड कंपनी, सेल प्रोसीड कितना आएगा, 2,40,000 का कंपनी है, 15% अपना शेयर है, 36,000। ठीक, 36,000। अब देखिए, जो ये पुरानी कंपनी थी ये पूरा इक्विटी फाइनेंस था, पर नया कंपनी जो है जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें इक्विटी भी है एंड डेट भी है, करेक्ट। इक्विटी भी है और डेट भी है। तो पूरा पैसा इस कंपनी के इक्विटी में नहीं डालेंगे, शेयर में नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि पहले तो इक्विटी फाइनेंस कंपनी था, अब इक्विटी डेट दोनों है, तो कुछ पैसा डालेंगे और कुछ पैसा बाहर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, सॉरी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ पैसा बाहर लेंड कर देंगे, बाहर इन्वेस्ट कर देंगे, पूरी पैसा इस कंपनी में नहीं लगाएंगे। कितना लगाएंगे? जस्ट टू मेंटेन दिस रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। जितना ये डेट इक्विटी रेशियो है उतना ही इक्विटी बराबर का पैसा लगाएंगे, अब बचा हुआ पैसा डेट में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक, तो ये जो 36,000 है इसमें से इक्विटी इन्वेस्टमेंट करेंगे सिर्फ 50%, बचा हुआ लेंड कर देंगे। ठीक, लो को इन्वेस्ट कर देंगे, लेंड कर देंगे, लोन पे पैसा दे देंगे, इक्विटी में सारा पैसा नहीं डालेंगे। ठीक है, सिर्फ 50% डालेंगे, जस्ट टू मेंटेन दिस डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है, अब बताओ, रिटर्न फ्रॉम अनलिवर्ड कंपनी, जो पुरानी अनलिवर्ड कंपनी थी उससे हम कितना रिटर्न कमाते थे? तो देखो 30,000 टोटल कंपनी की अर्निंग थी, मेरे पास शेयर कितना था 15%, तो 30,000 का 15% आएगा 4,500। अब इन्वेस्ट करते हैं लिबर्ड में, उसमें अपना परसेंटेज होल्डिंग कितना आएगा? 18,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके इक्विटी शेयर में एंड उसकी इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है? 1,00,000। टोटल क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं? टोटल इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नई जो कंपनी है उसमें डेट भी है। ठीक, पुरानी कंपनी में टोटल इक्विटी फाइनेंस कंपनी था, तो हम पूरा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जो डेट इक्विटी रेशियो उसको मेंटेन रख देंगे, बचा हुआ पैसा लेंड कर देंगे बाहर में 18%। अब जरा रिटर्न देखना फ्रॉम अनलिवर्ड कंपनी, अनलिवर्ड कंपनी से 18% खरीद रखा है, बताओ इक्विटी की कमाई कितनी है इस कंपनी में? 20,000, तो उसका 18% तो अपने को आएगा, और डेट में भी तो पैसा लगाया हमने फ्रॉम
डेट लेंडिंग कितना 18,000 लगाया है 10% के रेट से, टोटल रिटर्न इतना आएगा। अब बताओ, अब हम इतना कमा रहे हैं, पहले कमाते थे इतना, कितना एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 900। देयरफॉर एक्स्ट्रा रिटर्न generated is rupees 900 करेक्ट। अब आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। चलो थोड़ा मैं इरेज करना पड़ेगा मुझे स्पेस के लिए। ठीक, क्लास आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये नोट्स तो कल ही लिख दिया था मैंने, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। एमएम मॉडल, ठीक है। आइए जरा, एमएम मॉडल में आर्बिट्रेज प्रोसेस तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उससे आगे की कहानी आज स्टार्ट करते हैं। अब एमएम मॉडल जो इनिशियली था ना, वो एज्यूम करता था नो टैक्स कि कोई भी टैक्स नहीं है। अभी तक जितने भी मॉडल पढ़े हैं उसमें हमने यही एज्यूम किया है कि देयर इज नो टैक्स। लेटर इसको विथ टैक्स मॉडल बहुत लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि अगर टैक्स का इंपैक्ट दिया जाए तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि टैक्स होने की वजह से फर्क पड़ता है। जब टैक्स होता है तो आपको पता है डेट से इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट पीएल में खर्चा चार्ज कर सकते हैं, और इंटरेस्ट जब खर्चा चार्ज करोगे तो उस पर टैक्स सेविंग होती है। ठीक, तो तो टैक्स ना होने की वजह से अलग बात थी कहानी, पर टैक्स जब पिक्चर में आ जाएगा तो अलग बात हो जाएगी। टैक्स होने की वजह से डेट पे इंटरेस्ट टैक्स सील्ड, यानी कि इंटरेस्ट पे जो डेट का इंटरेस्ट है उस पर टैक्स बचेगा, उसको एज अ खर्चा आप क्लेम कर सकते हैं। खर्चा क्लेम करेंगे तो उस पर टैक्सेबल इनकम आपकी कम हो जाएगी, टैक्स आपको कम भरना पड़ेगा। तो ये विदाउट टैक्स भी पढ़ेंगे और विथ टैक्स भी पढ़ेंगे। ओरिजिनल जो एजम्पशन था एमएम मॉडल का वो क्या था, विदाउट टैक्स। इसीलिए एमएम मॉडल का जो एजम्पशन है उसमें एक ये भी एजम्पशन है कि कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है, चल एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ अनलिबर्ड कंपनी है, और यहाँ पे एक लीबर्ड कंपनी है। ये ए ले लेते हैं, ये बी, करेक्ट। एग्जाम्पल में अनलिबर्ड है तो टोटल इक्विटी होगा, लिबर्ड है दोनों कंपनी सारे एस्पेक्ट में सेम सेम बिजनेस रिस्क है, कैपिटल भी सेम है, बस फर्क क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का। अनलिबर्ड है तो टोटल इक्विटी का पैसा लगाया होगा, लिबर्ड है तो मान लेते हैं इक्विटी 60 लाख और डेट 40 लाख, 100 लाख, और सारा चीज दोनों कंपनी में सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके कैपिटल में सिर्फ इक्विटी है, इसके कैपिटल में इक्विटी और डेट दोनों है। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आया। अब सबसे पहले पढ़ते हैं नो टैक्स एजम्पशन के बेसिस पे। अगर टैक्स नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड कंपनी कैसे निकलेगा, ए। अगर टैक्स नहीं हुआ तो वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड कंपनी
यानी कि वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछ रहा है, पूरी कंपनी की वैल्यू मतलब फॉर्म की वैल्यू कैसे निकलता है, EBIT डिवाइड बाई K0। अब देखो इसमें तो सिर्फ इक्विटी है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा उतना ही K0 भी होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, इसी को KE भी लिख सकते हैं। करेक्ट। अनलिवर्ड के लिए KE और K0 तो सेम रहेगा ना, है कि नहीं? बोलेगा वैल्यू ऑफ लीवर्ड तो MM मॉडल क्या बोलता है कि डेट की होने की वजह से वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बी की भी वैल्यू कितनी होगी, ए के ही बराबर होगा। टैक्स नहीं एज्यूम किया है अभी तक मैंने, टैक्स एज्यूम करने से बी की वैल्यू चेंज होगा। अगर टैक्स ना हो तो डेट की होने से वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है वैल्यू में, तो वैल्यू ऑफ बी लिबर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड, यानी कि ए के बराबर। ठीक। अब कई बार पूछता है के निकालिए ऑफ बी का के पूछ रहा है, तो हमें पता है इस कंपनी का के निकालना है। के का फॉर्मूला क्या है, पैट, इसी को नेट इनकम भी बोलते हैं। करेक्ट, या पैट ही लिख लो, जो पढ़ाया हूं उतना ही लिखो, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, ऐसे निकाल देंगे। और क्या, एक और तरीका है, ये तो अभी तक पढ़ा है आपने, एक और तरीका है, के एफ ए प्लस के एफ ए यानी कि अनलिबर्ड, ए का मतलब अनलिबर्ड, यहां पे अनलिबर्ड लिख देता हूं चलो, माइनस के डी इंटू डेट इक्विटी, ऐसे भी निकल जाएगा। ठीक, समझ में आया क्या? अनलिबर्ड की वैल्यू कैसे निकलता है, जैसे हमने पढ़ा है सर, EBIT दे रखा होगा, EBIT डिवाइड बाई K0, K0 और KE तो सेम ही होता है अनलिबर्ड में। लिबर्ड का अनलिबर्ड जितना ही होगा, जितना अनलिबर्ड का वैल्यू है उतना ही लिबर्ड की वैल्यू होगी, क्योंकि डेट की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर टैक्स ना हो तो। के या बी पूछे तो, अब बी में डेट भी है इक्विटी भी है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ डेट घटाएंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। करेक्ट, और पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, ये तो कल ही हमने पढ़ा है, तो कही आ जाएगा। यही अगर टैक्स होता तो, यहां पे लिख लेता हूं, अगर टैक्स होता तो पता है क्या चेंजेस आता, वैल्यू ऑफ ए निकालते तो EBIT 1 माइनस टी आफ्टर टैक्स करना पड़ता, डिवाइड बाई K0, या इसके केस में तो KE और K0 सेम ही होते हैं। वैल्यू ऑफ बी पूछता तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड जितना तो होता ही, प्लस एक और चीज होता, पता है क्या, डेट इनटू टैक्स। ये क्या है, पहले तो इतना वैल्यू ऑफ बी वैल्यू ऑफ ए के बराबर था ही, तो आज भी हमने यही लिखा है, लेकिन टैक्स की होने की वजह से ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग ड्यू टू इंटरेस्ट। जितना भी इंटरेस्ट की वजह से परपेचुअल तक टैक्स सेविंग होगा, उन सारे टैक्स सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू डेट इनटू टैक्स करके आ जाएगा। इसमें एजम्पशन ये कि है कि डेट परपेचुअल है, ठीक है, डिस्काउंट रेट इंटरेस्ट रेट के बराबर है, पर इतने डेप्थ में आपको जानने की अभी जरूरत नहीं है। ये समझिए कि टैक्स होने पे लिबर्ड का वैल्यू कितना है, अनलिबर्ड जितना तो होता ही है, प्लस टैक्स, ये डेट होने की वजह से इसके इंटरेस्ट की बेनिफिट मिल जाएगी एज ए टैक्स सेविंग, तो डेट इंटू टैक्स करोगे तो डेट इंटू टैक्स से ऑटोमेटिकली जितनी भी इंटरेस्ट सेविंग होगी परपेचुअल पीरियड तक उनका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, वो जोड़ देंगे, है ना। और ये के अब बी पूछे तो
पैट कैसे निकलेगा? देखो, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट जाता है, अब टैक्स भी जाएगा, फिर आएगा पैट। क्यों? अभी तक टैक्स था नहीं, अब तो टैक्स भी घटाएंगे। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आता है? वैल्यू ऑफ फॉर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटा देंगे तो। और के कैसे आएगा? पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100%। एक और फॉर्मूला है, कौन सा? के ऑफ अनलिबर्ड प्लस के ऑफ अनलिबर्ड माइनस के डी टी, याद रखो, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, क्योंकि अब टैक्स भी है, इनटू डेट इक्विटी। समझ में आया क्या? तो मोटा मोटी अभी तक मैंने क्या पढ़ा है कि सर वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड पूछे तो, या फिर इक्विटी फाइनेंस वाले को पूछे तो ईबीआईटी डिवाइड बाई के जीरो। अगर टैक्स हुआ तो ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई के जीरो। अनलिबर्ड के केस में के जीरो और के सेम होता है। अब आते हैं लिबर्ड पे। अगर टैक्स नहीं है तो लिबर्ड की भी वैल्यू अनलिबर्ड जितना आएगा। टैक्स है तो अनलिबर्ड की वैल्यू जितनी है उतना प्लस डेट इंटू टैक्स। ठीक है, के ही पूछे बी का, के ही निकलता है पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ बी हम निकाल चुके हैं, उसमें डेट घटा देंगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फॉर्म में से डेट घटाने के बाद वैल्यू ऑफ इक्विटी बचती है। पैट कैसे आता है? अगर टैक्स ना हो तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा देंगे, वही है पैट। टैक्स है तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी घटाएंगे, फिर टैक्स भी घटाएंगे तो आएगा पैट। फॉर्मूला बस एक है, करने की तरीका अलग है। टैक्स होगा तो टैक्स घटाएंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखे थोड़ा। आ जाओ, बहुत ही छोटे छोटे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर बुक के क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि पीबीआईटी दिया है। 12% डेट, ए में डेट है, बी में डेट नहीं है, तो ये क्या है? अनलिबर्ड है। और ए क्या है? लिबर्ड है। अनलिबर्ड का के ही दिया हुआ है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन में जो दिया है वो मैं पहले आपको बता दूं। नवंबर 18, बी जो कि अनलिबर्ड है, जो कि अनलिबर्ड है, और ए ये क्या है? लिबर्ड है। के ही दिया है, इस केस में तो के ही और के जीरो सेम ही होते हैं। कितना? 18%। ईबीआईटी दिया है कितना? 18 लाख। इसका भी ईबीआईटी उतना ही है। और क्या दिया है? डेट भी दिया है 12%, 54 लाख। डेट दिया है, इसके में तो नहीं है, तो यहीं पे लिख लेते हैं। डेट दिया है कितना? 12%, कितने का? 54 लाख का। टोटल मार्केट वैल्यू निकालिए, इसी को वैल्यू ऑफ फॉर्म बोलते हैं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के ही बताइए। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जीरो बताइए। इच कंपनी दोनों का एज्यूमिंग नो टैक्स, पहले तो मानिए नो टैक्स है एमएम अप्रोच में। सबसे पहले इफ देयर इज नो टैक्स दोनों का 7/7 कर देता हूं। ये बी लिमिटेड जो कि अनलिबर्ड है, ये ए लिमिटेड जो कि लिबर्ड है। बताइए, वैल्यू ऑफ फॉर्म या वैल्यू ऑफ बी जो कि बी है
कैसे निकलेगा? EBIT डिवाइड बाई K0। हमारे केस में K0 और KE सेम ही होगा, 18 लाख डिवाइड बाई 18%, ये आ गया 1 करोड़। करेक्ट। एक तो वैल्यू ऑफ फॉर्म पूछा है, दूसरा एक तो ये पूछा है, दूसरा पूछा है KE कैसे निकलेगा? हमें दे रखा है इस केस में। थर्ड पूछा है K0, और हमारे केस में बी के केस में तो KE और K0 सेम ही होते हैं, 18%। यहां पे आओ, अगर टैक्स नहीं है तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड भी कितना होता है? अनलीवर्ड के बराबर। देखो यहाँ पे, इफ देयर इज नो टैक्स, अगर टैक्स नहीं है तो लीवर्ड वाले का वैल्यू भी अनलीवर्ड के बराबर ही होता है, यानी कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी, जो कि होते हैं 1 करोड़। करेक्ट। दूसरे में क्या पूछा है? केई बताना है इसका। केई का फॉर्मूला क्या है बताओ? केई का फॉर्मूला क्या है? पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100, यही है ना? पैट बताओ। 4B वर्किंग नोट करना, मैं यहां पे कर देता हूं, आप नीचे कर लेना। पैट बताइए, बी के लिए EBIT कितना है? 18 लाख। इंटरेस्ट घटेगा, देखिए इंटरेस्ट कितना है? 54 लाख का डेट है और 12% ब्याज दर। टैक्स तो कुछ है नहीं, तो यही हो गया पैट। अच्छा, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ फॉर्म पता है हमें टोटल, उसमें से वैल्यू ऑफ डेट घटा देंगे। अभी अभी ताजा तरो पढ़ाया है आपको, ये देखो, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ फॉर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटाते हैं तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आती है। ये तो हमें पता है, 1 करोड़ अभी अभी आया, ये 54 लाख, तो 46 लाख आएगा। पुट कर दो वैल्यू, ये वर्किंग नोट में दिखाना है आपको, ठीक है? मैंने आपको बोला था एक और फॉर्मूला है जिससे निकल सकता है, ट्राई करके देखिए। के एफ बी, ये बी है कि ए है, ए इज इक्वल टू लिबर्ट का के कैसे निकलता है? के एफ ऑन लिबर्ट प्लस के एफ ऑन लिबर्ट माइनस के डी, टैक्स होता तो के डी टी करते, इनटू डेट बाई इक्विटी। बताओ, 18% प्लस 18% माइनस 12% इंटू डेट कितना है? 54 लाख का। इक्विटी कितना है? 46 लाख का। कोई करके बताएगा मुझे? 6 इंटू 54 डिवाइड बाई 46 प्लस 18, 25.04%। जैसे करना है वैसे कर लो। थर्ड में पूछा क्या है? K0 पूछा था ना थर्ड में? थर्ड में पूछा था K0। आपको पता है K0 का फॉर्मूला है EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फॉर्म इंटू 100, कल ही पढ़ाया था ना? बोलिए, EBIT कितना है? 18 लाख। वैल्यू ऑफ फॉर्म 1 करोड़ इंटू 100 कितना आएगा? 18%। इतना आसान तरीके से पढ़ाया हूं आपको। अगर आप सजेस्टेड सॉल्यूशन देखोगे, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, इतना करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है? वेटेड एवरेज कॉस्ट भी ऐसे करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, अगर टैक्स एज्यूम करे तो सेकेंड पार्ट में पूछा है
अगर टैक्स एग्जिस्ट करे तो, और टैक्स रेट दिया है, बताओ, 40%, करेक्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं अनलिबर्ड की कहानी। अनलिबर्ड मतलब बी अपने केस में। अब वैल्यू ऑफ बी कितना आएगा, इसी को वैल्यू ऑफ फॉर्म बोलते हैं ना, EBIT डिवाइड बाई K0 होता है, लेकिन टैक्स है तो 1 - T करेंगे, डिवाइड बाई K0। इसके केस पे तो K0 और K सेम ही रहता है, क्योंकि इक्विटी है बस इसमें। 18 लाख 1 - 0.4 कर दीजिए, डिवाइड बाई ये, बोलो। दूसरे में पूछा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसके में तो 18% दे ही रखा है। थर्ड में पूछा था K0, इसके केस में तो सिर्फ इक्विटी है, तो K और K0 सेम रहेगा, 18%। अब आते हैं लिबर्ड के लिए, फॉर लिबर्ड, जो कि है ए। सबसे पहले पूछा है वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है। टैक्स अगर हो तो सर वैल्यू ऑफ लिबर्ड निकलता है, वैल्यू ऑफ अनलिबर्ड इतना तो होता ही है, प्लस डेट इनटू टैक्स। डेट इनटू टैक्स से क्या आ जाएगा, ये कैसे आया पता है आपको, डेट इनटू टैक्स। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट सेविंग, करेक्ट। ये कैसे आया है, देखना जरा। इंटरेस्ट का अमाउंट लिखता हूं मैं, मान लो INT इंटरेस्ट, ठीक, या फिर मान लो इंटरेस्ट की अमाउंट, चलो कोई नहीं, ऐसे से डिनोट करें, INT इंटरेस्ट। मान लो 1 लाख इंटरेस्ट है, PL में गया, 30% टैक्स रेट है, तो 1 लाख से तो इनकम कम हो गई, उस पर 30% लगता है, 30,000 से टैक्स सेविंग हो रही है, तो इंटरेस्ट इंटू टैक्स करूंगा तो इतना टैक्स सेविंग हो रहा है हर एक साल, ये तो हर एक साल हो रहा है। इंटरेस्ट इंटू टैक्स, इंटरेस्ट इंटू टैक्स कब तक, इन्फिनिटी तक, ठीक। इन सब का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट इंटू टैक्स, ये तो है ही। जब कोई एन्युटी इन्फिनिटी तक होती है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे आता है, एन्युटी डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट, करेक्ट। इंटरेस्ट डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट इंटू टैक्स कर दूं। इंटरेस्ट अमाउंट और डिस्काउंट रेट को मैंने क्या बोला था, डिस्काउंट रेट ना बोले तो हम यही एज्यूम करते हैं इस फॉर्मूले में कि डिस्काउंट रेट क्या है, बताइए, इंटरेस्ट के बराबर है, तो ये आ जाएगा डेट की बुक वैल्यू जितनी, और इनटू टैक्स। चलो, हाँ जी, वैल्यू ऑफ बी कितना है, 60 लाख, अभी अभी निकाला है, ये रहा, इतना तो होगा ही होगा, प्लस डेट की वजह से जो टैक्स सेविंग होगी उसकी बेनिफिट। ठीक है, दूसरे में के ही पूछा है ना, के या बी, इक्विटी कैपिटलाइजेशन पूछा है, कैसे निकालेंगे बताइए। इसका फॉर्मूला है सबसे सिंपल वाला, जो डे 1 में पढ़ाया था, पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100। चलो सबसे पहले पैट निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, हमें पता है EBIT कितना है, 18 लाख, इंटरेस्ट घटेगा 6,48,000 आएगा, ये क्या आएगा, PBT, टैक्स भी घटेगा 40%, तो ये पैट आएगा
अच्छा, वैल्यू ऑफ फॉर्म भी चाहिए ना, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है, सॉरी वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ फॉर्म हमें पता है, उसमें से वैल्यू और डेट घटा देंगे। K0 कैसे निकलेगा, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला है EBIT 1 - T डिवाइड बाई K0, तो K0 निकलेगा EBIT 1 - T डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फॉर्म। ये K0 किसका निकाल रहा है, B का, B है ना अपना, सॉरी A है, लिबर्ट फॉर्म A है। 18 लाख का EBIT है, 40% टैक्स कट जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म आया 81,60,000, बताओ। $13.24 कर दो राउंड अप करके। 13.24, ठीक है। चलो, जो फॉर्मूला लिखा रखा है, जिस पैटर्न में लिखा है उस पैटर्न में ही आपको बनाने, उस पैटर्न में ही याद कर लो। अनलिबर्ड की वैल्यू बोले तो EBIT डिवाइड बाई K0, अगर टैक्स नहीं है, टैक्स है तो EBIT 1 - T डिवाइड बाई K0, K0 और K अनलिबर्ड में सेम होता है। लिबर्ड का बोले तो टैक्स नहीं है तो अनलिबर्ड के बराबर ही होता है, टैक्स है तो अनलिबर्ड की वैल्यू प्लस डेट इनटू टैक्स, ठीक है। K और K0 पूछे, अनलिबर्ड में तो उतना ही होता है क्योंकि इक्विटी फाइनेंस है, इसमें तो इक्विटी डेट दोनों है, तो K निकलता है पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। K0 निकलेगा वो जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ाया था EBIT, अगर टैक्स है तो 1 - T करेंगे डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100, ठीक। चलो, ये हमारे बुक का ही क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का, देखते हैं इस क्वेश्चन को। आओ जरा, कहता है ब्लू लिमिटेड all equity finance is considering to repurchase its this much lakh equity and to replace it with 15% debenture of same amount। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ब्लू लिमिटेड है, क्या नाम है, हाँ ब्लू लिमिटेड, अभी क्या है, पूरा इक्विटी फाइनेंस है। इक्विटी फाइनेंस का मतलब अभी इसकी जो स्थिति है वो है अनलिबर्ड वाली, बाद में ये हो जाएगा लिबर्ड। कह रहा है कुछ इक्विटी हम बाईबैक कर लेंगे, उसके बदले क्या करेंगे, डेट फाइनेंसिंग, कितना डेट लेंगे, 275 लाख का, यही बोला है, एंड 15% डेट का रेट है। करंट मार्केट वैल्यू इज 17,50,000, ये किसका, करंट यानी कि अनलिबर्ड का। वैल्यू ऑफ फर्म दिया है, ठीक है, विथ इट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20%, इसके लिए के और K0 सेम होता है। द कंपनी अर्निंग बिफोर टैक्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कांस्टेंट इन फ्यूचर ईयर, कह रहा है आने वाले समय में भी जो ये EBIT है ना, ये सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं,
ना भी बोलता तो हम यही एजम्पशन लेते हैं कि ईबीआईटी सेम रहेगा। कंपनी हैज पॉलिसी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स इंटायर अर्निंग एज ए डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स है 30%, टैक्स रेट दिया है 30%। You are required to calculate impact on flowing account changes in capital structure as per Modi Gilani. Value of firm, overall cost of capital, cost of equity। कह रहा है अगर हम ये चेंजेस करते हैं तो क्या इम्पैक्ट आएगा वैल्यू ऑफ फर्म पे, केई पे, के जीरो पे, यानी कि बढ़ेंगे या घटेंगे गिरेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। देखो हमें इतना पता है कि वैल्यू ऑफ फर्म पता है किसका, जब ये इक्विटी फाइनेंस कंपनी था। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको कंपनी 1 मान लो, इसको कंपनी 2 मान लो। एक ही कंपनी इक्विटी से डेट कन्वर्ट कर लेगा थोड़ा बहुत तो क्या हो जाएगा, लीवर्ड हो जाएगा। अलग अलग नाम मान के एक ही कंपनी अनलीवर्ड से लीवर्ड भी हो सकता है, या फिर दूसरा क्या दे सकता है कि दो अलग कंपनी का भी एग्जाम्पल दे सकता है। चलो ध्यान से देखना जरा, क्या आएगा यहाँ पे। इफ इट इज इक्विटी फाइनेंस, उस केस में वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई के जीरो। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म का फॉर्मूला तो यही पढ़ा था जिसमें सिर्फ इक्विटी हो। ठीक, 17 से 50 दिया है। ईबीआईटी हमको नहीं पता, टैक्स रेट पता है, के जीरो पता है इस कंपनी के क्योंकि ये 20%। ईबीआईटी बताइए। 500 लाख। तो जब ये लीवर्ड हो जाएगा तो उस समय भी ईबीआईटी कितना रहेगा, 500 लाख। अब लिखते हैं व्हेन इट बिकम्स लीवर्ड कंपनी। जब ये लीवर्ड कंपनी हो जाएगा फिर इंपैक्ट कहाँ कहाँ पूछा है, वैल्यू ऑफ फर्म पे ना, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए। लीवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे निकलती है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड प्लस डेट इंटू टैक्स। अनलीवर्ड की वैल्यू कितनी है बताओ, दे रखा है 1750 प्लस डेट कितना है 275, टैक्स कितना है 30%। इतने लाख की वैल्यू पहले थी 1750, अब हो गया 1832.5। इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज इन इम्पैक्ट भी पूछ रहा है ना, तो हम इंक्रीज डिक्रीज भी बताएंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म, $82.5। ये पता है इंक्रीज क्यों हुआ है, जितने भी इंटरेस्ट सेविंग होंगे ना डेट लेने की वजह से, उस इंटरेस्ट सेविंग का प्रेजेंट वैल्यू है ये इंक्रीज। ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट सेविंग ड्यू टू डेट। दूसरा के ही पूछा है, ये कैसे निकलता है बताओ। के ही निकलता है पैट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू 100। एक और फार्मूला है ना, थोड़ा उसको भी यूज करना सीखो, फटाफट हो जाएगा। क्योंकि पैट निकालने की जरूरत नहीं, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने की जरूरत नहीं, उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ ऑनलीवर्ड प्लस
कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ ऑन लिबर्ड माइनस के डी टी इंटू डेट डिवाइड बाई इक्विटी, बताओ के डी टी कितना है, डेट 15% है आफ्टर टैक्स, बोलिए फटाफट से कितना आएगा, यहाँ पे माइनस कर, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, पैट डिवाइड बाई के, जरा इससे करते तो कितना आता, पैट बताओ, ईबीआईटी 500, इंटरेस्ट 275 है ना, डेट कितना ले रहे हैं 275 इंटू 0.15 41.25, तो ये आता पीबीटी कितना आता, इसमें से टैक्स घटता 30%, तो ये आता पैट, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना आता, वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट, ठीक, और इस फॉर्मूले में डालोगे, बताओ, ठीक है, हो सकता है ये माइनर सा चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा पॉइंट्स का। चलो के जीरो पूछा है अच्छा क्या लिखोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ गया है, पहले 20% था, के जीरो पूछा है, हमें पता है वैल्यू ऑफ फॉर्म इससे भी निकाल सकते हैं, ईबीआईटी 1 माइनस टी डिवाइड बाई के जीरो, तो इससे फॉर्मूले से के जीरो आता है, करेक्ट, ईबीआईटी तो हमें पता है 500, वैल्यू ऑफ फॉर्म ये ना 1832.5, देखो, अच्छा परसेंटेज में निकालना हो तो इंटू 100%, देखो मैं हर एक पॉसिबिलिटी से आप लोगों को बता रहा हूं, पर आपको जो सुइटेबल लगे वो ऐसे एग्जाम में करना है। 19.099 है तो 11 आ जाएगा राउंड ऑफ करके, आओ 1/3 of the total market value of Shanghai Limited consists of a loan stock which has a 10% which has cost 10%, कोई कंपनी है, क्या नाम है, संग मनी, इसका डेट कितना है 1/3, यानी कि इक्विटी कितना होगा 2/3, करेक्ट, डेट का कॉस्ट कितना है 10%, अनदर कंपनी समसुई लिमिटेड आइडेंटिकल है in every aspect to संग मनी लिमिटेड एक्सेप्ट इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट इज इक्विटी फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 16%, कह रहा है समसुई कंपनी है जो कि अनलीवर्ड है, इसमें तो डेट है तो इसको बोलेंगे लीवर्ड, सारा चीज सेम है, एमएम मॉडल की एजम्पशन के अनुसार कंपनी सेम होनी चाहिए, बस कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए, है ना, इसका के ही दे रखा है 16%,
अकॉर्डिंग टू मॉडल इफ वी इग्नोर टैक्सेशन, मानिए टैक्स है नहीं, टैक्स रिलीफ ऑन डेट डेट पे कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, कंप्यूट केई ऑफ किसका, संघ मनी लिमिटेड, इसका केई निकालना है। बताओ केई ऑफ लिबर्ड कैसे निकलता है, केई ऑफ ऑन लिबर्ड प्लस केई ऑफ ऑन लिबर्ड माइनस केडी, अगर टैक्स हो तो केडीटी इंटू डेट बाई इक्विटी 16% है, 16% माइनस केडी कितना है 10%, डेट डिवाइड बाई इक्विटी बोलो 1/3 डेट है, 2/3 इक्विटी है, तो डेट डिवाइड बाई इक्विटी करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब जरा बताना 19% आना चाहिए। तो ये कराने लायक क्वेश्चन था नहीं, फॉर्मूला याद हो आराम से कर लोगे, ऐसे टाइप का था। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, बोला है फ्लोइंग आर द कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ फॉर्म अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच से हम लोग वैल्यू ऑफ फॉर्म निकाल के दे चुके हैं आपको, दोनों का दे रखा है, इसमें डेट है नहीं, इसमें डेट है, डेट नहीं है तो ये क्या है अनलिवर्ड इक्विटी फाइनेंस, और इसमें डेट है तो ये लिवर्ड कंपनी है, इसमें डेट भी है। ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, कॉस्ट ऑफ डेट कुछ नहीं है इसमें है तो ये आ गया पीबीटी, और इसको के से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया के, सॉरी इसको वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया, ये आ गया के। अब क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कंप्यूट इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फॉर्म ए एंड बी अकॉर्डिंग टू मॉडल। मॉडल को यूज करके दोनों फॉर्म की वैल्यू बताइए, अनलिबर्ड का भी लिबर्ड का भी, एज्यूमिंग डू नॉट टैक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो टैक्सेशन नहीं है, दूसरा द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के इज 9.09%। क्या बोल दिया दूसरा कि इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ के क्या है 9.09%। ये वर्ड क्यों यूज किया है के का इक्विलिब्रियम, क्योंकि टैक्स है ही नहीं तो दोनों में इक्विलिब्रियम के 9.09 यूज करना है। ठीक, अब ये के को भूल जाओ, ये के निकाला गया है कौन से अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से, हमें ये यूज करना है एज ए के मॉडल के लिए। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, नवंबर 22। एक है फॉर्म ए, एक है फॉर्म बी। फॉर्म ए है अनलिबर्ड, फॉर्म बी है लिबर्ड, करेक्ट। वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी निकालना है। पहले अनलिबर्ड का निकालते हैं, हमें पता है ईबीआईटी दे रखा है कितना 5000 और के दे रखा है 9.09, करेक्ट। इसका भी ईबीआईटी 5000 है। अब जरा आइए, फॉर फॉर्म ए की बात करें अगर, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आएगा, ईबीआईटी टैक्स है नहीं, होता तो 1 माइनस टी करते, डिवाइड बाई के जीरो होता है जो कि 5000 है, 9.09। अब इसमें डेट तो है नहीं, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी इसका कितना होगा, टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म ही जितना,
डेट होता तो घटाते, डेट तो है ही नहीं। थर्ड नंबर, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना होगा, यही 9.09। ठीक, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर था। अगर फॉर्म ए का देखेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म ये रहा, वैल्यू ऑफ इक्विटी उतना ही आएगा क्योंकि डेट कुछ है नहीं, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दे ही रखा है। अब आते हैं फॉर्म बी पे, फॉर्म बी पे आते हैं। फॉर्म बी लीवर्ड है, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलता है, बताओ। लीवर्ड के केस में कैसे निकलता है वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ ऑन लीवर्ड, वैल्यू ऑफ ऑन लीवर्ड यानी कि फॉर्म ए प्लस डेट इंटू टैक्स। टैक्स दे रखा है क्या, देखिए एजम्पशन क्या लेना है, टैक्स है ही नहीं, तो टैक्स है नहीं तो ये तो चला जाएगा, वैल्यू ऑफ फॉर्म के ए के बराबर आएगा, दैट इज 55,000 5.5। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना हो तो वैल्यू ऑफ फॉर्म में से वैल्यू ऑफ डेट घटा देंगे, डेट दे रखा था क्वेश्चन में, देखो वैल्यू ऑफ डेट 30,000। थर्ड नंबर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के निकालना हो तो सबसे इजी फॉर्मूला क्या है के का, पैट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू 100, पैट ईबीआईटी जो कि कितना है 5,000 माइनस इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट इंटरेस्ट दे रखा है, कॉस्ट ऑफ डेट 1800, टैक्स कुछ है नहीं, तो टैक्स भी घटाते, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ, ये जो इक्विटी है ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, तो ये आ गया 12.80, करेक्ट। यहाँ पे लिख लेना 12.80%। लगभग सारे वेराइटी मैंने आपको करा दिए, थोड़े से आपको क्वेश्चन जो एडिशनल मैंने दे रखा है वो प्रैक्टिस करना है, ठीक। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, ईबीआईटी, ईपीएस एंड एमपीएस एनालिसिस। आज का जो सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ईबीआईटी, ईपीएस एंड मार्केट प्राइस एनालिसिस। इनकी रिलेशन पढ़ने से पहले कोई मुझे बताएगा, अगर ईबीआईटी इंसान को पता हो किसी भी कंपनी का, तो ईपीएस कैसे निकलेगा, अगर ईबीआईटी पता हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें से इंटरेस्ट घटाते हैं। अभी ये वर्किंग चल रहा है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। इंटरेस्ट घटाते हैं तो ईबीटी आता है, टैक्स घटाते हैं ईएटी या पैट आता है, कोई प्रीफरेंस डिविडेंड हो तो वो भी घटानी पड़ेगी। ईपीएस निकालना हो, अगर ईबीआईटी से ईपीएस निकालना हो तो प्रीफरेंस डिविडेंड भी घटानी पड़ेगी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आता है, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो आता है ना उसको बोलते हैं ईपीएस, करेक्ट। फॉर्मूले में अगर बोले तो इसी इतने जो फॉर्मेट है इसको कैसे लिख सकते हैं कि ईपीएस इज इक्वल टू
ईबीआईटी में से भाई साहब सबसे पहले इंटरेस्ट घटा लो तो ईबीटी आएगा, इसको कर दो आफ्टर टैक्स तो टैक्स भी घट गया तो पैट आया, इसमें से घटा दो प्रीफरेंस डिविडेंड तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आया, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यही तो लिखा है मैंने, ठीक। इसको घटा दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अब देखो, अगर और सारे चीज सेम रहे, टैक्स रेट भी सेम रहे, इंटरेस्ट भी सेम रहे, प्रेफरेंस डिविडेंड भी सेम रहे, कंपनी की ईबीआईटी अगर बढ़े, कंपनी ज्यादा रिटर्न कमाने लग जाए तो ईपीएस बढ़ेगा कंपनी का। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, सारा चीज सेम रहे, चलो इंटरेस्ट जितना जा रहा है उतना जा रहा है, टैक्स रेट जो है सो है, प्रेफरेंस डिविडेंड जितना है सो है, कैपिटल स्ट्रक्चर सेम रहे मतलब, और कमाई बढ़ते जाए, ईबीआईटी बढ़ते जाए, तो जितना ईबीआईटी बढ़ेगा, ईबीआईटी जितना बढ़ेगा ईपीएस भी बढ़ेगा। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और सारा चीज सेम रहा इस फॉर्मूले में तो ठीक, जितनी कमाई बढ़ेगी उतना ही अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, है ना। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, इसको क्या लिखोगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और सारा चीज सेम रहे, तो किसी भी कंपनी का अगर अर्निंग, ईबीआईटी जो है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, जितना बढ़ेगा उस कंपनी की ईपीएस उतनी बढ़ेगी। ईबीआईटी गिरने शुरू होगा, ईपीएस भी गिरेगा। हायर द ईबीआईटी, जितना ईबीआईटी बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा उतना ईपीएस भी बढ़ते जाएगा। हायर द देयर इज डायरेक्ट रिलेशन, कहने का मतलब है सीधा संबंध है, हायर द ईबीआईटी हायर विल बी ईपीएस एंड वाइस वर्सा। अगर ईबीआईटी गिरा तो ईपीएस भी गिरेगा, ईबीआईटी बढ़ेगा तो ईपीएस भी बढ़ेगा, करेक्ट। आपको पता है मार्केट प्राइस कैसे निकलता है किसी भी कंपनी का, ईपीएस इंटू पी रेशियो। ठीक, ईपीएस में पी रेशियो इंटू कर दोगे तो मार्केट प्राइस आता है। गलत तो नहीं बोला मैंने, रेशियो चैप्टर में पढ़ा रखा है। पी रेशियो अगर सेम ही रखा जाए कंपनी का, कि पी रेशियो सेम है, कंपनी की फंडामेंटल सेम है, अपॉर्चुनिटी सेम है, रिस्क सेम है, हर एक चीज सेम है कंपनी का, टॉप लेवल मैनेजमेंट सेम है, पी रेशियो कहने का मतलब सेम है, ठीक। तो ईपीएस जितना बढ़ेगा कंपनी का मार्केट प्राइस भी बढ़ेगी। जो कंपनी जितना ईयर आफ्टर ईयर कमाती है, जितना ज्यादा कमाती है, उसकी शेयर प्राइस ग्रो होता है ना। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, यानी कि पी रेशियो अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जितना ईपीएस इंक्रीज करोगे मार्केट प्राइस भी बढ़ते जाएगा, यानी कि सीधा संबंध है ईपीएस और मार्केट प्राइस में। कंपनी की कमाई बढ़ रही है तो कंपनी की मार्केट शेयर भी बढ़ेगी। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, और सारा चीज सेम रहे तो ठीक। अगर पी रेशियो गिर जाए तब नहीं बढ़ेगा, पी रेशियो कांस्टेंट रहे तब बोल रहा हूं, ठीक। तो इसको लिखो, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। इससे कंक्लूजन क्या निकलता है इस फॉर्मूले से, increase in EPS will increase market price and vice versa। इसमें क्या एज्यूम कर रहे हैं कि P कांस्टेंट है, एज्यूमिंग P रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, करेक्ट। यानी कि ईबीआईटी, ईपीएस और मार्केट प्राइस में रिलेशन है, और सारा चीज सेम रहे तो ईबीआईटी बढ़ेगा ना तो ईपीएस भी बढ़ेगी कंपनी की, ठीक। अगर डेट सेम रहे मतलब इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा, टैक्स रेट भी सेम रहे, ठीक, प्रीफरेंस डिविडेंड भी सेम रहे, तो ईबीआईटी अगर ग्रो हो रहा है तो ईपीएस भी बढ़ेगा।
और ईपीएस ग्रो हो रहा है तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि पी रेशियो सेम रहे, यानी कि और सारे फैक्टर से पी रेशियो चेंज हो जाते हैं तो सारे फैक्टर सेम रहे, तो यहाँ डायरेक्ट संबंध है, जितना ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करोगे अर्निंग पर शेयर उतना ही बढ़ेगा, और जितना अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा मार्केट प्राइस कंपनी की उतनी ही बढ़ेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए ईपीएस तक तो हमने निकाला था, इसी को इंटू कर देंगे पी रेशियो से, तो जो आता है ना इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? ईपीएस कैसे निकलता है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट टैक्स घटा देंगे माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? ईपीएस इंटू पी रेशियो। ठीक, इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, जितना इंक्रीज होगा ईबीआईटी ईपीएस भी इंक्रीज होगा, ईपीएस इंक्रीज होगा तो मार्केट प्राइस भी इंक्रीज होगा। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। मान लो मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है 1 लाख रुपीज, करेक्ट, वहां पे आरओई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%, ठीक है, या फिर 25% जूम कर लो, कोई नहीं, 25%, यानी कि मैं कितना रिटर्न कमाऊंगा अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 25%, 1 लाख का 25%, 25,000। ठीक है, टैक्स से जूम कर लेते हैं, मान लीजिए 50%। अब ये जो फंड है ना, इसको ले आने के 3 ऑप्शन है। 1 लाख रुपया कहां से लेके आए? ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 कहता है ऑप्शन 1 कहता है 80,000 इक्विटी से लाओ, 20,000 डेट से ले आओ। ऑप्शन 2 कहता है 50,000 इक्विटी से लाओ, 50,000 प्रीफरेंस शेयर ले आओ। ऑप्शन 3 कहता है एक काम कर सकते हैं, इक्विटी से 50,000 ले आते हैं, डेट से 20,000 लेके आते हैं और प्रीफरेंस से 30,000 लेके आते हैं। हमें सिलेक्ट करना है कौन सी ऑप्शन से पैसा लेके आए। कहीं पे इन्वेस्ट करना है 1 लाख, जिससे कमाई होगी 25% के रेट से, कितना हो गया ईबीआईटी, कितनी कमाई होगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 25,000। करेक्ट, कौन से ऑप्शन से पैसा लेके आया जाए, यही पढ़ रहे हैं बस, और क्या। विच कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? पैसे तो तीनों ही तरीके से 1 लाख ही आने हैं, पर कौन से तरीके से लेके आया जाए? तो कहता है, याद करो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था, एक फाइनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करता है, यानी कि शेयर प्राइस मैक्सिमाइज करना। ठीक, तो वही ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर सबसे ज्यादा है। ठीक, लिखेंगे इट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, या सीधा लिख दो दैट मैक्सिमाइजेज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। और लेमन्स लैंग्वेज में बताया जाए वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइज करने का मतलब सामान्य भाषा में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसपे मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा है, जिस ऑप्शन में मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? ईपीएस इंटू पी रेशियो। कई बार मार्केट प्राइस निकालना संभव नहीं है, करेक्ट, तब हम डिसीजन देंगे ईपीएस के बेसिस पे, जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है। मानेंगे कि पी रेशियो सब में मान लो सेम है, अगर पी रेशियो सब में सेम है, सब ऑप्शन में सेम है, तो जिसमें सबसे ज्यादा ईपीएस आएगा उसी में मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा आएगा। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या है?
ईपीएस इंटू पी रेशियो तीनों में सेम है, तो ईपीएस जिसका सबसे ज्यादा होगा उसी का तो मार्केट प्राइस भी सबसे ज्यादा आएगा। तो अगर पी रेशियो ना दिया हो तो मानते हैं पी रेशियो तीनों ऑप्शन में सेम होगा, ठीक है। ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन दे देते हैं ठीक। इफ पीई रेशियो ऑफ कंपनी इज नॉट गिवन, कंपनी कह रहा हूं, पी रेशियो ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का ही होता है पर हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर पी रेशियो ना दिया हो, क्या एज्यूम करते हैं, सेम है और ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन देंगे। डिसीजन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे डिसीजन देंगे, यानी कि जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा है उसको बोलेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे मार्केट प्राइस पर, उसके लिए पी रेशियो चाहिए, पी रेशियो दिया हो तो मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिसीजन देंगे जो सबसे ज्यादा है। पी रेशियो ना हो तो ईपीएस ईपीएस के बेसिस पे एज्यूम कर लेते हैं कि सब में पी रेशियो सेम ही होगा, एज्यूमिंग पी रेशियो इन ईच ऑप्शन इज सेम, चलो इन्हीं में बताओ, अगर मुझे डिसीजन लेना हो कि कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है तो मैं क्या करूंगा, पी रेशियो तो पता नहीं है तीनों ऑप्शन के, तो ईपीएस के बेसिस पे डिसीजन दूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा ईपीएस आएगा वही ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है कि नहीं, बताओ फटाफट से, तो निकालो ईपीएस, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑफ ईच ऑप्शन, ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3। कैपिटल सेम है तीनों में, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो कमाई भी सेम ही होगी, 25,000 25,000 25,000 लेस इंटरेस्ट। पहले में डेट 20,000 का है, 10% रेट है, 2,000 इंटरेस्ट, दूसरे में डेट है नहीं, तीसरे में फिर हमने डेट लिया है तो थर्ड ऑप्शन में भी 2,000 इंटरेस्ट जाएगा, पीबीटी आएगा 23,000 25,000 23,000 ठीक है। उसके बाद घटता है टैक्स, टैक्स का रेट है 50%, बताइए 11,500 घट जाएगा तो पैट कितना आएगा, 11,500, इसमें से प्रीफरेंस डिविडेंड घटता है तो क्या आता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, प्रीफरेंस डिविडेंड बताओ, पहले ऑप्शन में है नहीं, दूसरे ऑप्शन में है, 5,000 है, 50,000 है, 12% के रेट से, ठीक है, कितना आएगा इस ऑप्शन में बताओ, 30,000 है 12% के रेट से, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स लिख लीजिए, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये है, तो ये 8,000, ये 5,000, ये भी 5,000, ईपीएस बताओ,
बताइए, अगर मार्केट प्राइस निकालना संभव ना हो तो डिसीजन किसके बेस पे देंगे? ईपीएस के। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईपीएस कौन सा है? ये है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर हमें सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अपना उद्देश्य क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। मार्केट प्राइस मैक्सिमम जिसमें आए, ना संभव है तो ईपीएस जिसमें मैक्सिमम आए। मानेंगे जिसमें ईपीएस मैक्सिमम है उसी में मैक्सिमम मार्केट प्राइस आएगा, क्योंकि तीनों के केस में पी रेशियो सेम है। ठीक, कंक्लूजन दोगे? सिंस EPS is highest in option 3, we should select third option as financing. चलो इसी में छोटा ट्विस्ट देते हैं। पी रेशियो अब दे रहा है ऑप्शन 1 का, ऑप्शन 2 का, ऑप्शन 3 का। इसका 9 है। ठीक, इसका 9.5 है। $8.75 है। तब कैसे निकालते आप, डिसीजन देते? हमें पता है ईपीएस आया है 1.4375, 1.3, 1.58। तो मार्केट प्राइस निकालते। ये कैसे आता है? ईपीएस इंटू पी रेशियो। एट थ्री कर दो, मार्केट प्राइस 13.83 राउंड ऑफ। हाईएस्ट मार्केट प्राइस किसमें है? ये रहा। तो यही ऑप्शन सिलेक्ट होगा मार्केट प्राइस के बेसिस पे। ठीक, देखो कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट हो सकता था, मार्केट प्राइस किसी में भी ज्यादा आ सकता है। वो तो कोइंसिडेंट है कि मैंने जो पी रेशियो एज्यूम किया वो बाय डिफॉल्ट मार्केट प्राइस हाईएस्ट किस में आ रहा है? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? तो हमने क्या पढ़ा है ये सेकेंड टॉपिक में? हमने ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने का सीखा है कि सबसे बढ़िया कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है, किसको सिलेक्ट किया जाए एज अ फाइनेंसिंग। तो हमने बोला सबसे पहले ध्यान देंगे जिसमें मार्केट प्राइस हाईएस्ट है। मार्केट प्राइस निकलता है ईपीएस इंटू पी रेशियो। ना संभव हो मार्केट प्राइस तो ईपीएस के बेसिस पे निकालेंगे। ठीक, क्योंकि मार्केट प्राइस के लिए तो पी रेशियो चाहिए और पी रेशियो कई बार क्वेश्चन में नहीं देता। ईपीएस के बेसिस में डिसीजन देना है। ईपीएस कैसे निकलता है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी ये कैसे निकलेगा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे, ईबीटी आएगा, उसमें टैक्स घटाएंगे, पैट आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड घटाएंगे फिर जो आता है वो है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। ठीक है, आई थिंक हमें एक और लेक्चर लगेगा इसमें, क्योंकि इस टॉपिक के बाद एक छोटा सा और टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करते हैं। टिल आपको बढ़िया से एमएम मॉडल को रिवाइज करना है। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरी थी वो चारों थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करना है। अभी जो पढ़ा है इसको भी रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्लास थोड़ा लेंदी रखेंगे और उसमें कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टिल आप लोगों को क्या करना है, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।